हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप मंडे का मार्केट देख सकते हैं, करंटली क्या सेटअप दिख रहा है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स बताऊंगा और क्या किस तरीके से आपको डील करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से राइट नाउ मार्केट में कमजोरी है, काफी ज्यादा कमजोरी है और सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ है। और इंडियन मार्केट का सेंटिमेंट कुछ ज्यादा ही बिगड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब यूएस मार्केट नहीं गिर रहा था, ये जो वायरस की खबर आई है फ्राइडे को, उससे पहले भी हम ऑलरेडी इतने कमजोर थे कि कुछ भी हो रहा था तो हम गिर रहे थे। तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि अगर इंडिया में इतनी ज्यादा वीकनेस है और ग्लोबल मार्केट्स यहाँ से गिरते रहेंगे तो हम कहाँ तक गिर सकते हैं। क्या हम बहुत ज्यादा बुरा हाल होने वाला है? क्योंकि लास्ट टाइम सेकेंड वेव जब आई थी तो हम इतना ज्यादा नहीं गिरे थे, इवन व्हेन ग्लोबल मार्केट्स गिर रहे थे। तो ये दिखाता है कि उस टाइम कुछ अलग था और अभी कुछ अलग है। तो ये चीजें हमें थोड़ी समझनी पड़ेंगी, क्योंकि देखिए फिनोमिना अगर आप बोलो तो कोविड की वेव चल रही थी, अभी सिर्फ एक वायरस की बात हुई है और उस बात में ही मार्केट इतना गिर रहा है। तो आप सोचो कोविड वेव अगर आ गई तो क्या हालत होगी। तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे समझने जरूरी हैं। सबसे पहले ग्लोबल एस्पेक्ट देख लेते हैं क्या चल रहा है राइट नाउ। यूएस मार्केट जो क्लोज हुए हैं वो 3% ऑलमोस्ट लो पॉइंट पे क्लोज हुए हैं। जो टेक सेक्टर है वो सबसे कम गिरा है। उम्मीद भी रहती है कि टेक वाले में कम फॉल आएगा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के चलते बहुत सारे टेक स्टॉक्स को फायदा होता है। लेकिन अगर आप देखें तो यूरोप जो सबसे स्ट्रांग बना हुआ था काफी दिनों से, नहीं गिर रहा था, बिल्कुल भी नहीं गिर रहा था। 5% गिरा, 5%। तो 5% फॉल बहुत बड़ा होता है क्योंकि वो लोग हाई पे हैं। तो वहां पे गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन उसका मतलब नहीं है कि हमारे मार्केट में कोई राहत है, हमारा मार्केट भी उसी रफ्तार से गिर रहा है। अब तो ये हालत है कि जब क्लोज हुए हैं हम तो हालत वहां पे खराब थी। फिलहाल बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वीकेंड में थोड़ा बहुत पॉजिटिव न्यूज या कुछ ऐसा माहौल को ठंडा करने वाली चीजें बातें होंगी जो कि मार्केट को थोड़ा सा राहत दे सकती हैं मंडे को। तो मंडे को क्या करना है वो भी मैं बात करूंगा, लेकिन अभी कुछ डिटेल्स और डेटा हम देखते हैं। सबसे पहला क्रूड। क्रूड की हालत आप देखिए, कहाँ 82 83 चल रहे थे और अभी 72 68 पे चल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 11 12 13% गिर रहे हैं, जो कि इतना बड़ा फॉल हमने रिसेंटली में नहीं देखा। ऑलमोस्ट एक डेढ़ साल में तो इतना बड़ा फॉल हमने नहीं देखा है। तो ये क्रूड का फॉल ओवरऑल अगर आप बोले स्टैंड अलोन तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, इन्फ्लेशन के लिए बहुत अच्छा है। अब अगर ये बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये इस खबर को इसलिए उड़ने दिया जा रहा है क्योंकि ओपेक तेल की प्राइस कम कर नहीं रहा था और तेल की प्राइस कोविड की खबर सुन के अचानक से इतने ज्यादा गिर गए हैं तो काम हो गया है। अब काम होने के बाद दोबारा से बोल दो कि भाई नहीं, कोई इतना खतरनाक वायरस नहीं है, तो हो सकता है। मार्केट में सब कुछ होता है, मैनिपुलेशन, इनसाइडर न्यूज और बहुत सारे गेम होते हैं। तो हो सकता है, लेकिन मैं फिलहाल आई विश कि ये वायरस इतना खतरनाक ना हो, आई विश की कोई तीसरी वेव ना आए। लेकिन जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं कम होना बहुत अच्छी न्यूज है। ये एक चीज है जो इंडिया को बेनिफिट करती है। बॉन्ड्स में बहुत बड़ा फॉल आया, ऑलमोस्ट 10% बॉन्ड भी गिरे हुए हैं, तो ये भी पॉजिटिव होता है टेक स्टॉक्स के लिए। अब इंडाइसेस में हम बात करें तो डॉलर भी गिरा है, ये भी पॉजिटिव है मार्केट के लिए, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट के लिए। लेकिन अगर सही में कोविड की वेव इतनी डेंजरस है तो फिर हमारा रुपी इतना कमजोर हुआ है ऑलमोस्ट 0.8%। तो ये दिखा रहा है कि ये फिलहाल मार्केट इसको सीरियसली ले रहा है कि प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम होने से जो वीक इकोनॉमीज हैं, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, उनको नुकसान होता है। तो ये फिलहाल माहौल दिख रहा है। और अब हम बात करें कि किस तरीके से मार्केट रहा, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि रिलायंस 60% 60 पॉइंट, HDFC 52 पॉइंट, ICICI 46 पॉइंट। मतलब इतने बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन हमने रिसेंटली में नहीं देखे होंगे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट भी 500 पॉइंट गिरा है, 500, तो उसमें कंट्रीब्यूशन तो बड़े बड़े रहेंगे। लेकिन 50 स्टॉक्स में आपने फार्मा देखा थोड़ी पॉजिटिव था, और नेस्ले और TCS। अदरवाइज बाकी सारे स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहे थे। तो ये दिखाता है कि वीकनेस बहुत खतरनाक वाली थी जहां पे थी, और जो बचे हुए थे वो अच्छे से बचे हुए थे, जैसे फार्मा। तो फिलहाल ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है कि फार्मा में डिफेंसिव की तरह काम कर रहा है। कोविड की कोई खबर आएगी तो फार्मा नहीं गिरेगा, लेकिन बाकी स्टॉक्स में पिटाई होगी। जो पिट रहे हैं वो और पिटेंगे अगर इस तरीके से पैनिक बना रहा। तो बैंकों में पिटाई हुई है, इन्फोसिस में पिटाई हुई। ये सरप्राइजिंग है क्योंकि IT मोस्ट प्रॉब्ली डिफेंसिव काम करता है, लेकिन इन्फोसिस ऑलरेडी अपने हाई पे था तो थोड़ी बहुत करेक्शन होगा। बैंकों में ITC, भारतीय एयरटेल, ऑटो स्टॉक्स में अच्छी खासी पिटाई, मेटल में बहुत तगड़ी पिटाई, रियल एस्टेट में एवरेज 6 to 7% फॉल आया है स्टॉक्स में। तो ये सारे स्टॉक जब भी कोविड की खबर आए तो ये आपके लिए शॉर्ट कैंडिडेट हैं, और फार्मा और FMCG आपके लिए एक लॉन्ग कैंडिडेट हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, लेकिन उससे पहले थोड़ी साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग राइट नाउ फंसे हुए हैं और बात कर रहे हैं कि यार
मतलब ऐसा क्यों हुआ? उन्हें लग रहा है कि उन्हें पता ही नहीं था, उन्हें वार्निंग नहीं मिली, क्योंकि वो लालच में फंसे हुए थे। जब लालच में अंकल स्क्रूज की तरह आंखों में डॉलर बन जाए तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं दिखती हैं। तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड एक बुक के बारे में कुछ पॉइंट बताऊंगा और फिर कंटिन्यू करेंगे अपने एनालिसिस को। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि है साइकोलॉजी से रिलेटेड। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पे हमें ध्यान देनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण एक ट्रेडर जो है या इन्वेस्टर है वो सक्सेसफुल होता है या फेलियर होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कि धीरे धीरे पैसा बनाइए, बहुत जल्दी में ना रहिए। दूसरा पॉइंट है कि स्पेकुलेशन में बहुत ज्यादा मत जाइए, अपनी स्टडी करिए और फिर आप ट्रेड या इन्वेस्ट करिए। तीसरी चीज यहाँ पे ये है कि आपको जब भी ट्रेड और इन्वेस्ट करना है तो आपको प्रॉपर समझ होनी चाहिए उस इंस्ट्रूमेंट की जिसमें भी आप ट्रेड और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं। कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज है जिसपे आज भी और कल भी लोग ट्रस्ट करते रहेंगे और यही इकलौता तरीका है जिससे आप लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसको भूल चुके हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को याद दिलाते रहते हैं। एक बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से हर उस ट्रेडर और इन्वेस्टर के बेसिक जो भी एस्पेक्ट्स हैं उसको कवर करती है। ये वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द फर्स्ट बुक मैं रिकमेंड करता हूं जो भी लोग स्टॉक मार्केट में आए हैं, जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये है, बहुत सारे लोग बोलेंगे यार बुक पढ़ना मुझे पसंद नहीं है, लेके बैठे हुए हैं, पढ़ नहीं पाए। मेरे साथ भी यही इशू था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑडियो बुक सुनना पसंद किया और मुझे हिंदी में नॉर्मली सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कुकू एफएम आपके लिए लेकर आए हैं ऑफर, जिसमें आपको जो भी बुक्स आपको पढ़नी है मनी रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, बहुत बेहतरीन बुक्स हिंदी में आप यहाँ पे सुन सकते हैं। और यहाँ पे इस समय 50% ऑफ चल रहा है। अगर आप हमारे SL50 जो कोड है उसको लगाते हैं तो आपको यहाँ पे जो भी एनुअल सब्सक्रिप्शन है 200 रुपए में आई थिंक मिल जाएगा आपको पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन। और बहुत सारी बुक है यहाँ पे, रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, और बहुत सारी बुक्स हैं जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं। क्योंकि बुक्स जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपके यहाँ पे चेंजेस नहीं आएंगे। और बुक से क्या होता है कि नॉर्मली आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें बैठती हैं, आपको समझ में आती हैं और वही चीजें आप अगले दिन ट्रेडिंग में कॉन्शियस डिसीजन लेके अप्लाई करते हो धीरे 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 धीरे। और यही चीज मैं यहाँ समझाना चाहता था। तो आई होप आपको भी मजा आएगा पढ़ के। आई होप अगर आपको इंटरेस्ट है सीखने में, समझने में, अपने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को स्ट्रांग करने में, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। ये बुक जो है, ये जो बेंजामिन ग्राहम रहे हैं, ये वॉरेन बफेट और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बहुत बड़े लोगों के मेंटर रहे हैं। फाइनेंशियल जो साइकोलॉजी के महागुरु कहे जाते हैं। और इसीलिए ये बुक मेरे हिसाब से द फर्स्ट बुक होनी चाहिए आपके इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करियर की। इसको निपटाइए, पूरा खत्म करिए। इसमें करीब 12 लेसन्स हैं जो आपको यहाँ पे समरी के तौर पे मिलेंगे। तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। जो चीजें मैं अपने वीडियोस में बहुत बोलता रहता हूँ, इक्का दुक्का चीजें पॉइंट बोलता रहता हूँ, वो सारे पॉइंट्स आपको इसमें एक साथ मिलेंगे। और जब आप एक साथ सुनेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन अपने आप में चेंजेस और रिजल्ट दिखेंगे। तो SL50 कोड है, आप लगाइए और आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। पहले 500 लोगों को ये ऑफर मिलने वाला है। तो अगर आप सही में सीखने में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए, लिंक से इंस्टॉल करिए और अपना कोड अप्लाई करके अपनी लर्निंग स्टार्ट करिए। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं एनालिसिस के बारे में। तो अब हम यहाँ बात कर लेते हैं निफ्टी एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले तो निफ्टी का राइट नाउ क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था, आपको याद हो, कि यहाँ पे शोल्डर बन रहा है। जब यहाँ पे शोल्डर बन रहा था तो बहुत लोगों के शोल्डर अकड़ गए थे, अरे तुम क्या बोलते रहते हो यार। अभी देखो उनके शोल्डर झुक गए हैं जैसे मार्केट का शोल्डर झुका है। तो ये एक्सपीरियंस से आता है भाई लोग, टाइम लगेगा, लेकिन जो चीज होना है, होनी को कोई टाल नहीं सकता। तो ये जो पागलपंती थी इसके मजे आपने ले लिए, अब थोड़ा सा ये इसके मजे भी लेने पड़ेंगे। अब ये कहां तक चलेगा वो हम ही बता सकते हैं, क्योंकि हम ही ने पहले से इसको ताड़ के रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि क्या हो सकता है नेक्स्ट, मुझे ऐसा लगता है कि ये लेवल 16500 का लेवल मोस्ट प्रॉब्ली हम टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट बाउंस आएंगे। तो बाउंस अगर आता है आपको इस एरिया तक, विच इज क्लोज टू 17,260, 17,260 तक का कोई बाउंस आता है, वहां पे आपको सेलिंग फिर से मिल सकती है और फिर से एक डिप आ सकता है। तो क्योंकि मार्केट अभी बाउंस तो दे रहा है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है इसी एरिया तक जाने की कोशिश कर रहा है। तो 16,500 से 700 के बीच में बेस बन सकता है। ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। अगर इशू बना रहा, बहुत संकट इसी तरीके से बना रहा, तो नहीं कह सकते कि अगला लेवल आपका जो है सपोर्ट का वो 15,800 पे ही है। तो 16,500 600 टिक गया तो ठीक, वरना फिर 16,000 की तैयारी करो। शंखनाद। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी राइट नाउ बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में है।
वीकनेस इसमें पहले से चल रही थी, अभी कोई भी कम वीकनेस नहीं है, लगातार चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका बैंक निफ्टी है वो इस एरिया ऑफ कंसोलिडेशन को नीचे यहाँ पे आके यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंसोलिडेशन मिलना चाहिए। तो इसका जो लोअर एरिया है वो लोअर एरिया आपका है 34,300 और हायर एरिया है 35,700। तो इन दोनों रेंज में अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको शार्प बाउंस, शार्प फॉल मिलेंगे, लेकिन थोड़ा कंसोलिडेशन और राहत यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि हम ऑलरेडी काफी गिर चुके हैं और यहाँ पे काफी आप कंसोलिडेशन देखेंगे। लेकिन ये वाइल्ड स्विंग है काफी, ये छोटे स्विंग नहीं है। ये रेंज भी 2,000-2,500 पॉइंट की है, तो 2,500 पॉइंट की रेंज में हम हो सकता है 2-3 दिन बुलिश मूव आए, फिर 2-3 दिन फिर गिरे, फिर तो इस तरीके से इस रेंज में कंसोलिडेट करेंगे। और यहाँ पे मैं बता दूं कि ये रेंज सबसे मुश्किल होगी ट्रेड करने के लिए, सबसे मुश्किल होती है ये चीज ट्रेड करना। गिर रहा है बाउंस पे सेल करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक बार रेंज में आ जाता है तो हमें समझ में नहीं आता कि ये बेस बनाना चाहता है या और टूटेगा, क्योंकि बाउंस पे सेल भी हो रहा है, डिप पे बाय भी हो रहा है, लेकिन डिप पे बाय बहुत बड़ा नहीं हो रहा है, तो क्या करें, शॉर्ट करें ना करें, तो ये सब टेंशन होने वाली है। तो समय समय पे मैं आपको अपडेट कराता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है उस लाल बटन से जो दिख रहा है। वीडियो जब देखना ही है तो सब्सक्राइब कर दो, और क्या, सिंपल, राइट। तो फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी का जो लेवल है जो मुझे लग रहा है वो आपका 36,000 से कोई भी बाउंस मिले आपको 400-500 पॉइंट का, 36,500-600 वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। और फिलहाल के लिए जो अगला टारगेट दिख रहा है 34,700 तक, मतलब यहां से 1,000 से 1,300 पॉइंट और हम फॉल दिखा सकते हैं अगले कुछ दिनों में, जो निगेटिविटी अगर मेंटेन रही। अब छोटे मोटे स्टॉक जो है मिड कैप इंडेक्स, उनकी बात अगर हम करें तो राइट नाउ हमने एक स्ट्रॉन्ग इंगल्फ करके गैप डाउन ओपन के साथ और सारे के सारे जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स थे इसको कवर कर लिया है। काफी लोग ट्रैप हो चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम 30,100 मतलब यहाँ से 200-250 पॉइंट का बाउंस देते हैं मिड कैप इंडेक्स में, वो सेल हो जाएगा। बहुत बड़ा बाउंस हो जाता है तो फिर थोड़ा सा वेट कर लीजिए। गैप डाउन अगर आता है तो आपका पहला टारगेट है 29,700, जो कि 200 पॉइंट है, मुझे नहीं लगता उतना बहुत बड़ी चीज है। ओवरऑल जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा वो 29,000 के आसपास आएगा। तो पहला सपोर्ट स्ट्रॉन्ग मिलेगा यहाँ से 1,000 पॉइंट नीचे। तो ये मिड कैप इंडेक्स की बात है, मतलब 3% और फॉल आ सकता है मिड कैप स्टॉक्स में, और अपने मार्केट में सेल द बाउंस बना रहेगा। और बेस बनाने में मुझे ऐसा लगता है हफ्ते नहीं 1 महीने लगेंगे कम से कम उस बेस बनने में, क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज में अगर हम आ गए, जो मैं आपको बता रहा था उसमें निफ्टी में भी, तो इस कंसोलिडेशन फेज में, ये जो फेज है, इस फेज में आपको कम से कम महीने 2 महीने लग सकते हैं, लेकिन अभी उसमें पहुंचने में भी हमें काफी फॉल देना है। तो फॉल एक बार हो जाए फिर इस रेंज में हम कंसोलिडेट करेंगे, और जब आपका स्ट्रक्चर बनने लगे कि हायर लो हायर हाई बन रहा है, लगातार अच्छे न्यूज आ रहे हैं, बुरे न्यूज बंद हो गए हैं, तब जाके मार्केट ब्रेकआउट देगा। क्योंकि ये मत सोचिएगा कि मार्केट गया ऊपर से नीचे आएगा फिर से ऊपर चल देगा, इतनी जल्दी इतना आसान नहीं है, क्योंकि नेक लाइन हेड एंड शोल्डर की टूट चुकी है, भले आपके कंधे ना झुके हों जब मैंने आपको वार्निंग दी थी। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ स्टॉक्स के बारे में। तो बैंकिंग में सबसे पहले मैं देख लूं, मेरा फेवरेट सेक्टर है पीटने के लिए। तो बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक फिलहाल मुझे लगता है यहाँ से 20-25 रुपीज का फॉल, मतलब 688 तक के टारगेट्स आ सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में। इस एरिया में आपको शार्प बाउंस मिल सकता है। एसबीआई की बात करूंगा तो एसबीआई में मुझे ऐसा लगता है राइट नाउ हम सपोर्ट पे हैं, क्योंकि रिसेंट के जो हाई थे यही थे। अगर ये एरिया टूटता है तो फिर हमारा जो अगला टारगेट होगा 450 के आसपास होगा, मतलब यहाँ पे 20 रुपीज 25 रुपीज का फॉल मिल सकता है। एक्सिस बैंक शुरू से कमजोर रहा है, लेकिन इस समय इतनी कमजोरी नहीं दिखा रहा, लेकिन इसके भी टारगेट्स 630 तक, 30 रुपए का और फॉल हो सकता है। इंडसइंड बैंक, इसका तो नाम ही मत लीजिए, इसकी तो बुरी हालत है, दुर्गति उड़ी हुई है। तो ये जो है राइट नाउ 890 इस एरिया पे बाउंस अगर नहीं होता है तो आपके अगले टारगेट्स आएंगे करीब करीब 800 के 820 820 के आसपास, मतलब यहाँ से 7-8% का फॉल। तो इंडसइंड बैंक एक क्लियर कट वीक कैंडिडेट है, किसी भी बाउंस में पीट ना हो, इंडसइंड बैंक ऑलवेज हाजिर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके फेवरेट स्टॉक आईआरसीटीसी के बारे में। देखिए एक बार खबर उड़ा दी तो अब इसको लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, हर बाउंस पे निकल रहे हैं। फिलहाल के लिए जो आईआरसीटीसी का किसी को बहुत दिल से बाइंग करने की इच्छा है, 720 720 से लेके 750 760 की रेंज में ही बाय करें, उससे पहले बिल्कुल भी ना करें। और आप देख लीजिए अपना एनालिसिस, ये मेरा एनालिसिस है, मैं भी आईआरसीटीसी अगर कोई मुझे लेना है तो मैं 500 550 लूंगा, उससे पहले मैं एंट्री नहीं करूंगा। इस एरिया पे भी मुझे इतना कन्विक्शन नहीं है। टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं, लोगों का चहेता, ये मुझे लगता है 430 की तरफ जा रहा है, गैप फिल करेगा और लग रहा है जिस तरीके कैंडल, तो 430 के आसपास ही इसको थोड़ी सी राहत मिलेगी। और अगर यहाँ पे भी नहीं रुकता है तो फिर आप धीरे धीरे ये जो कैंडल है ये भी धीरे धीरे कवर होने लगेंगे। लेकिन
एटलीस्ट 430 410 के बीच में मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको सपोर्ट इसको मिलना चाहिए। अब रिलायंस की बात कर लेते हैं। बिग गाय, ये पहले ही इसने पिटना शुरू कर दिया था, लेकिन ये एरिया इसका कंसोलिडेशन एरिया है। जब तक ये 2380 के नीचे एक दो दिन क्लोजिंग नहीं देगा तब तक बहुत बड़ी लेवल नहीं आएंगे लोअर, और 2380 के नीचे जब बंद होने लगे तो अगले टारगेट 2250 के होंगे। तो ये पॉइंट है आपका रिलायंस में। ये सारे स्टॉक्स हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आप चाहते हैं लगातार मैं वीडियो बनाता रहूं तो सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट सब करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, जितने लाइक कर सकते हैं। जब आपको इतना अच्छा कंटेंट फ्री में मिल रहा है तो लाइक दबाने में कंजूसी मत करिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून। मिलते हैं बहुत जल्दी, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या अच्छा लगता है एनालिसिस में और क्या और चीजें हम इसमें ऐड कर सकते हैं कम टाइम में। थैंक यू वेरी मच।